तीन तीन प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में आपने राजीव गांधी, बिल्कुल मेरे वीपी सिंह और और चंद्रशेखर जी की प्रधानमंत्री बिल्कुल। पुतिन चलते हैं या ट्रम्प चलते हैं या किम जोंग उन हो गए नॉर्थ कोरिया के हाँ, ट्रैवल हाँ। करते हैं, तो ये लोग अपना पूप सैंपल भी अपने साथ कलेक्ट करके लेकर चले आते हैं। यूरिन भी वो जो है वो जो तमाम चीज़ें हैं वो वापस चली आती हैं उनके देश में, वो वहाँ नहीं छोड़ते हैं वो। तो इंडिया भी इस तरह की प्रैक्टिस रखता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज़ को सोच समझ करके किया जाता है। मेरे लड़के सब श्रीनगरी है, मैं तो पीछे रहा क्योंकि मैं उनका चमचा बन के गया था। तो मेरे लड़के आगे थे जो श्रीनगर के थे, मुस्लिम थे, तो उन्होंने बताया हम तो हिजबुल मुजाहिदी के मिलिटेंट्स हैं, हिजबुल मुजाहिद के, और हम इसी एरिया में इसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। काउडरा हो गया, बोरी कदल हो गया, नौहाटा हो गया, इस एरिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर के, अबुगाजी के साथ मिलकर के हम यहाँ पर पूरे ऑपरेट करेंगे उनके थ्रू। मैं कराईगुड़ा के बारे में बोल रहा हूँ। अब कराईगुड़ा ऑपरेशन जो हुआ जून में, लास्ट जून में जो हुआ था, 21 किलोमीटर चौड़ाई और 40 किलोमीटर लंबा, पहाड़ के ऊपर घना जंगल, आप देख लीजिए कितने बड़ा एरिया है। और वह तेलंगाना को लगा हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ को लगा हुआ है। ना कोई वहाँ पर कोई गया है, ना कोई ऑपरेशन हुआ है, ना उस एरिया के बारे में किसको पता है। और वह बिल्कुल जैसे कि इंडिया से कट होकर के था। It was one of the biggest operation, one of the biggest successful operation in कराईगुड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ था जिसमें कि 32 नक्सलाइट्स मारे गए, तो क्या क्या नहीं मिला। दूसरा है, आपको पता लेथ मशीन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा और कितना ओजनदार होता है, जिसमें कि वेपन्स बनाया जाता है। ये लेथ मशीन कराईगुड़ा हिल के ऊपर गया कैसे, सोचने का बात है। उसकी असेंबलिंग भी हुई होगी, फिर असेंबली हुआ है, खोल करके असेंबली किए हैं और लिया कैसे, कहां से लिए, कैसे असेंबली किए, कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे वेपन, कंट्री मेड वेपन्स ऑफ राइफल और पिस्तौल उन्होंने बनाते थे और किसी को पता नहीं इसके बारे में। जब ऑपरेशन हुआ तब लेथ मशीन पकड़ा गया। ये हालत है उस एरिया का। और वहाँ ना कोई टेलीफोन था, ना कुछ था, ना कोई मोबाइल टावर था, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाने का सामान, ना ब्रेन मलेरिया हो जाएगा तो आपको वहाँ दवाई भी नहीं मिलेगा। इट इज अ श्योर डेथ इन ब्रेन मलेरिया। और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मर भी, अपना इन्फॉर्मर कोई नहीं मिलेगा। ऑल अर्लियर ऑल ट्राइबल्स वेर देयर इन्फॉर्मर्स। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वर्दी वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज वर्दी वाले में एक बेहद विशेष मेहमान, इनके पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा हैंडल करने की जिम्मेदारी रही। ये बतौर एसपीजी डायरेक्टर तैनात रहे। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर का कमान संभाला, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था देखी। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में, नक्सल ऑपरेशन के बारे में इनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और ये हमेशा ही ऑपरेशन ग्राउंड पर रहे हैं। इनका नाम है पीके मिश्रा। बीएसएफ में बतौर एडीजी थे और अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने धुरंधर एक्सपीरियंस की कहानियां जब वो सुनाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि सरहदों की सुरक्षा हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारियां कितनी चुनौतीपूर्ण होती हैं और उस दौरान जो कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं, थोड़े बहुत किस्से होते हैं, ऑपरेशन जो होता है उसको लेकर बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत तक। नमस्कार, जय हिंद, सर। वंदे मातरम। बिल्कुल सर, आपसे मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था कि आप आइए, आपसे हम बात करेंगे। अपने दर्शकों को हम चाहते थे कि हम वो सब हिस्सा सुनवाएं जो आमतौर पर जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो हम अपने दर्शकों को बता दे रहे थे कि हम आज आपसे कश्मीर पर बात करेंगे, बांग्लादेश पर बात करेंगे, नक्सल ऑपरेशंस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग आतंकी संगठन में ही शामिल होकर आप लोग वाइप आउट कर दिया आपने एक बड़े आतंकी को। लेकिन उससे पहले सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा टफ जॉब, बिल्कुल, जितना देखने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप देखिए ऋषिराज जी, वो टाइम अलग था क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उसका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये शुरू हुआ जब ऑनरेबल राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उसके पहले तो एसपीजी था नहीं, लेकिन इसको बड़े सोच समझ करके बनाया गया। और क्योंकि आप देखे होंगे ट्रम्प जी का सुरक्षा कैसा है, अब तब भी ट्रम्प जी के ऊपर 2 बार गोली चला था,
तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट है, और ये थ्रेट को बिल्कुल समझने के लिए उस टाइप का फोर्स चाहिए। आप नॉर्मल फोर्स में इसको कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग, टेक्निकल नो हाउ, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स और प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। तो इस ये नहीं होने से आप देखिए हमारा देश में, अब देखिए इंदिरा गांधी जी का क्या हुआ, राजीव गांधी जी का क्या हुआ। तो ये देश में ऑलरेडी 2 प्रधानमंत्री जा चुके हैं। मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत थ्रेट है, पूरे वर्ल्ड से थ्रेट है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा है वो सबसे बढ़ कर के है। ये ट्रम्प जैसा नहीं है, मैं तो बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, ये ट्रम्प जैसा नहीं है जो कि यूएसए में है, क्योंकि उनको एज ए सिविल लीडर, एज ए नेशनल लीडर लोगों से भी मिलने के लिए जाना है, उनको इलेक्शनियरिंग के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है आप माधवी हिड़मा को देख लीजिए, जो फर्स्ट पीएलजे बटालियन कमांडर थे, जो वहाँ से कराईगुटा हिल में जब ऑपरेशन हुआ जहाँ पर 32 नक्सलाइट्स मारे गए थे, वहाँ पर माधवी हिड़मा था, लेकिन निकल गया था पहले। और उसका जो सिक्योरिटी है 5 लेयर सिक्योरिटी था। मैं क्यों बताया माध्यमिक हिडिमा का, वो समझ गए होंगे। इसलिए हमको प्रधानमंत्री का भी उस मुताबिक काफ़ी लेयर का होता है सिक्योरिटी, जो कि पहले जहाँ भी जाते हैं वो स्टेट का पुलिस उसका आउटर कर्डन देखते हैं, और इनर कर्डन में हम जो मिडिल कर्डन होता है उसमें जो कमांडोज रहते हैं, और लास्ट में जो है वो एसपीजी के कमांडोज रहते हैं, और उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन का बंदोबस्त रहता है, जो कि पहले जा कर के उस एरिया को अच्छी तरह छानबीन करते हैं। और जो गाड़ी भी इस्तेमाल करेंगे वो गाड़ी अलग होता है, जो एसपीजी का गाड़ी होता है प्रधानमंत्री का वो जाता है। तो और उसमें फ्यूल का भी चेक करना, किस टाइप का फ्यूल जाता है। तो इसमें बहुत कुछ शामिल है, और उसका ट्रेनिंग जो है वहाँ पर जो छांट करके सिलेक्ट करके प्रॉपर जो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया के, वहाँ से उनको छांट करके लेना पड़ता है, और उनको 1-1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, और रेगुलर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको उनका बियरिंग, उनका स्टैंडर्ड, उनका लॉजिस्टिक्स, उनका जो है डेडिकेशन टू द नेशन, ये दिखाया जाता है। ये रहा प्रधानमंत्री। 3 प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में आप रहे, राजीव गांधी, बिल्कुल, मेरे वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की प्रधानमंत्री बतौर सुरक्षा में रहे आप। और उस वक्त हमने देखा कि किस तरह की चुनौतीपूर्ण, और वो शुरू में ही पूरा, तो प्रधानमंत्रियों से तो आपकी बातचीत भी रही होगी, चूंकि आप उनकी नहीं, आप सिलेक्ट भी किए थे तो प्रधानमंत्री खुद ही ने सिलेक्ट किए थे हमें। बातचीत तो क्योंकि राजीव जी जो होते थे वो हर एक महीने में एक बार वो हम लोग से बात करते थे, कैसा वो लगते हैं, कैसा हम उनको सिक्योरिटी प्रदान करते। हमको गर्व था कि हम प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में थे, और वो एक चैलेंज है, सिर्फ ये भारत में नहीं, बाहर में कहीं भी जाते हैं वहाँ पर सुरक्षा देने का भी काम आपका है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको सोच करके ऑफिसर्स को वहाँ पर लिया जाता है, ट्रुप्स को वहाँ पर लिया जाता है। और आज तो कल तो सर बड़ा वीडियो का ज़माना है, लोग बड़ा वीडियो एनालिसिस करते हैं। प्रधानमंत्री का जब कॉन्वॉय चलता है तो लोग कहते हैं कि ये देखो प्रधानमंत्री किस हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, किसी को नहीं पता है, 3 एक जैसे हेलीकॉप्टर होंगे, बिल्कुल, गाड़ियाँ भी वैसी होती हैं। इंडिया ने कभी क्या बॉडी डबल भी ट्राई किया क्या? नहीं, वो नहीं हुआ है इंडिया में। जैसे कि आप सोचते हैं पुतिन का बॉडी डबल भी है, पुतिन का तो है ही है, वो तो हमें पता है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है, बॉडी डबल नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टर का जो एक्सचेंज वो चलता रहता है, व्हीकल का एक्सचेंज वो भी चलता रहता है। ये सब लास्ट मिनट कॉल होते हैं, ये सब होता है। और रूट भी होता है, कुछ रूट होता है जिसको डाइवर्ट करके दूसरा रूट में जाते हैं। ये टेक्निकलिटी के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो वो बिल्कुल ये जो सिक्योरिटी का जो है वो अनसर्टन होता है, और उसको
सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ता है नहीं, ग्राउंड में। काफी चुनौतीपूर्ण लाइन भी है मेरे लिए कि कोई ऐसी लाइन नहीं पार कर दूं मैं जो सुरक्षा के मामले में बिल्कुल, वो हो जाए, तो बिल्कुल। उस पर ना जाते हुए मुझे ये भी थोड़ा सा आप बता दें, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, दूसरे विषयों पर भी बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा प्रधानमंत्रियों को डील करते वक्त, कोई किस्सा अगर हो। इन तीन प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा मामूली नहीं है, और अगर आपने उनको डील किया, किस तरह का कोई किस्सा याद हो आपको, कोई ऐसी घटना जो आप दर्शकों को बताने लायक घटना हो। बिल्कुल, आप देखिए जब प्रधानमंत्री का विजिट था मस्को को, तो वो हम एडवांस सिक्योरिटी लियाजन के लिए हम गए थे और ये वहाँ पर हम लोग किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? मैं बीपी सिंह जी का बात अच्छा, कर रहा हूँ, और राजीव जी के साथ भी बाहर गए थे। तो उसमें जो है एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में हम गए थे मस्को में। फिर वहाँ पर जो है उनका जो सिक्योरिटी टीम है उनसे सिक्योरिटी लियाजन किया गया। वहाँ पर जो है मस्को में वहाँ पर लेनिनग्राड के अंदर, वहाँ पर अंदर जा कर के हम वहाँ पर देखे कहाँ पर प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उनका अकोमोडेशन क्या है, उसका रास्ता कौन सा है, उसमें क्या रूम में क्या क्या है, कहीं पर कैमरा, हिडन कैमरा लगा हुआ है या नहीं। और उस मुताबिक जब राजीव जी का भी विजिट हुआ था पेरिस को, उसमें भी हम गए थे। तो वहाँ पर क्योंकि सभी कंट्री का हेड आए थे, तो वहाँ पर चुनौतीपूर्ण था कि वहाँ पर उस एरिया को चेक करना और उसको बिल्कुल सैनिटाइज करना बहुत बड़ी कष्ट का काम था, लेकिन वो हम कर सर, चुके। ये जो हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं कि पुतिन चलते हैं या ट्रम्प चलते हैं या किम जोंग उन हो गए नॉर्थ कोरिया के ट्रैवल करते हैं, तो ये लोग अपना पूप सैंपल भी अपने साथ कलेक्ट करके लेकर चले आते हैं, यूरिन भी वो जो है वो जो तमाम चीज़ें हैं वो वापस चली आती हैं उनके देश में, वो वहाँ नहीं छोड़ते हैं वो। तो इंडिया भी इस तरह की प्रैक्टिस रखता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज़ को सोच समझ करके किया जाता है, क्योंकि और इसके पीछे का रीज़न ये क्या होता है? क्योंकि रीजन होता, आप देखिए, इवन इफ वन ऑफ योर हेयर इट फॉल्स डाउन ऑफ योर वीवीआईपी, द हेयर कैन बी कलेक्टेड बाय द एनमी, और वहाँ से पूरा पता लगेगा कि हाउ द बिहेवियर ऑफ योर वीआईपी एंड हाउ लॉन्ग ही कैन कंटिन्यू, एवरीथिंग विल कम आउट। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। कौन सा ग्लास में पानी पी रहे हैं, ग्लास के बाद वो सफाई होता है नहीं, ऑल दिस एवरीथिंग बिट बाय बिट यू हैव टू चेक इनटू दैट। चलिए, ज्यादा आप उसमें नहीं जाएंगे, नहीं, सुरक्षा मैं की ज़्यादा बात है। बता नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये चुनौतीपूर्ण रहा है खूब बिल्कुल। प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा, और अब तो और भी ज्यादा बहुत ज़्यादा हो गया है इसके बाद। अब तो आप तो- देखिए जो थ्रेट है, मैं बताया मोदी जी के ऊपर बहुत बहुत थ्रेट है वर्ल्ड से, तो हमको बिल्कुल उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, शायद वो लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, एक और छोटी सी टिप्पणी इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग तो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, अब एनालाइज करते हैं देश दुनिया की तमाम सिक्योरिटीज को, अपनी भी सिक्योरिटी को कंपेयर भी करते हैं। हम अपने पीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करते हैं इन कंपैरिजन टू बिग वर्ल्ड पावर्स, yes. हम कहाँ ठहरते हैं यूएस की सिक्योरिटी के लिहाज से, जब प्रेसिडेंट को वहाँ सिक्योर किया जाता है जिस तरीके से, या रशिया के प्रेसिडेंट को जैसे सिक्योर करते हैं, या चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जैसे सिक्योर करते हैं, उसके लेवल में हम कहाँ हैं? मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ सोचते हैं कि यूएसए, चाइना, रशिया, पुतिन, किम जोंग और ट्रंप, ये बात वो नहीं है। डिपेंड करता है कौन उन्हें गार्ड करता है, और इनका डेडिकेशन और ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स क्या है। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी से कम है। मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारा सिक्योरिटी हमारा प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं कि हम उनसे कोई कम है। क्योंकि आप देखिए अभी तक जो है कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। लास्ट जो हुआ था तो हमारे, मैं बता दिया था, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। बट आप देखिए रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ मिस्टर ट्रंप, क्या हो रहा है। पुतिन जी के ऊपर भी, पुतिन जी भी बड़ा सदमा में थे, वहाँ पर मस्को में भी अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं है। ये क्रेडिट जाता है हमारा सिक्योरिटी टीम को, एसपीजी को, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल सर। अब सर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। मैंने सोचा था कि पहले आपसे मैं बात करूंगा बांग्लादेश और नक्सलाइट्स पर, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कश्मीर चैप्टर पे पहले हम बिल्कुल बात करते बिल्कुल हैं, बात करिए। फिर हम लोग चलेंगे।
तो सर, मैंने अपने दर्शकों को शुरुआत में भी बताया कि आप जब जम्मू कश्मीर में थे, आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के ऑपरेशंस किए। बिल्कुल। ऑप पराक्रम के दरमियान आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से जब जम्मू के अंदर फेंसिंग हुई पाकिस्तान के इलाकों से, लगती है बिल्कुल वो आप ही के नेतृत्व में हुई बिल्कुल होगी। हुआ था। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये वो कहानी सुनाइए जरा, घटना बताइए कि किस तरीके से आप लोग एक आतंकी संगठन के अंदर घुस गए, शामिल हो गए अपने लड़कों के साथ, और वहाँ से आप लोगों ने एकदम ये एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एकदम ये जो आजकल फिल्म चल रही है धुरंधर की बड़ी चर्चा होती है, वैसे ही कुछ ये ऑपरेशन लगता है सुनने में। धुरंधर तो कुछ भी नहीं है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, जब ये पाकिस्तान के जो हरकतुल अंसार थे, हरकतुल अंसार ग्रुप, जो जिहादी ग्रुप, अभी तो लश्कर तोयबा है, पहले बिगिनिंग में जब वहाँ पर मिलिटेंट्स था इन द बिगिनिंग, तब ये अल-फरान और हरकतुल अंसार था। हरकतुल अंसार का चीफ था अबू गाजी एलियास पीर बाबा। वो पूरे के पूरे पाकिस्तान का जितना जिहादी थे कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, श्रीनगर, ओनली श्रीनगर ने, पूरे कश्मीर में जितना ऑपरेशन होता था वो पूरे के पूरे जिम्मेदारी उसका था, और सब ऑपरेशन का कमांड वही करता था। उसके बारे में कहते हैं बड़ा हाईटेक डेडली टेररिस्ट। बहुत डेडली था। ही वॉज नंबर 1 ऑफ हरकतुल अंसार, और वो श्रीनगर में ऑपरेट करता था, और उनका अपने, और वो उसका गार्ड था, वैसे मैं बताऊंगा, वो भी 3 लेयर था, 3 लेयर सिक्योरिटी उसका था। कब उसके पास कम से कम 200-150 वेपन साथ में चलते थे। मसैब के बारे में बताओ, मसैब ऑफ अल-फरान ये हुआ जब पहले मिलिटेंसी शुरू हुआ तो 16 जो फॉरेनर्स थे उनको किडनैप करके उसने ले गया था। जर्मन के थे, यूएसए के थे, इटली के थे। तो उनको लेकर के वो ज़्यादा दिन तो रख नहीं सका, क्योंकि उसको घेर गए थे अनंतनाग फॉरेस्ट में। तो उन्होंने अनंतनाग फॉरेस्ट में 1 बाय 1 सभी जो फॉरेनर्स थे उनको मार दिया था और उसको गाड़ दिया था। तो वो मसैब था। अब ये ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ। अबू गाजी जो था इलियास पीर बाबा, तो वो ऑपरेट कर रहा था होल कश्मीर में। तो और वो तकरीबन पीओके में सलाउद्दीन के साथ वो बात करता था। तो ये पता लग गया कि वो श्रीनगर में कोई जगह पर वो पीओके में बात करता रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो है कश्मीर में एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जो उन्होंने हमें बुलाए और हमको बोले क्या आप ये टारगेट ले सकते हैं? अगर आप नहीं ले सकते तो हम किसी और को ढूंढेंगे। बोला नहीं, कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे ना। उसमें जो है बटालियन लेवल का अटैक नहीं हो सकता है, फौजी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसको क्लैंडस्टाइनली चुपचाप उसको करना पड़ेगा, और इसमें जो है बहुत बड़ा मिलिटेंट है, और वो है हरकतुल अंसार का चीफ अबू गाजी। और ये तो जो इंटेल आपको जिन्होंने दिया था उनका नाम तो पब्लिक डोमेन में भी है। वो बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं पूरा भारत का आज तक का। अब इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ जिनका ये इंटेलिजेंस था, जो पहले गुप्का रोड में रहते थे वहाँ पर। तो उन्होंने ये खबर दी है, और उस एरिया का जो एरियल कवरेज उन्होंने हमें दिखाए, और उन्होंने ये भी बताए कि ऐसा हो सकता है कि जो अल-फरान का जो मसैब है वो भी उसके पास आता रहता है श्रीनगर में, उसी जगह पर। तो आप उस जगह को रैकी करते रहिए, पेट्रोलिंग करते रहते रहिए, और अपना टीम को छांट लीजिए जो कि डेडिकेटेड हो। और इसमें जो है कुछ भी हो सकता है, आप उसमें अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते हो ये ऑपरेशन जब करोगे, ठीक है। तो एक दिन सुबह टेलीफोन आया, क्या कर रहे हो? मैं रात हूँ ऑपरेशन करके वापिस अभी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, टारगेट तैयार है उसी जगह पर। और अगर आप अगर जाओगे हरकतुल अंसार चीफ मिलेगा। अगर आधा घंटा लेट करोगे, आप इंतज़ार करोगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसके पास मसैब आने वाला है। आपको 2 टारगेट मिलेगा। क्या आप एक टारगेट लेना चाहते हो ना दोनों को लेना चाहते हो? तो मेरा आंसर हुआ दोनों को लूँगा, देखी जाएगी।
आधा घंटे के बाद फिर मैसेज आया, दोनों टारगेट में, दोनों जो है एक साथ में है और टारगेट में मौजूद है। एरिया हुआ वहाँ पर श्रीनगर का डाउनटाउन में, काउडेरा के पास। हमारे साथ जो हम तैयार कर रहे थे, मेरे पास 5 लड़के थे, बहुत टॉल, सब श्रीनगर के थे। मेरे जवान श्रीनगर उर्दू बोलते थे और हम उसी ड्रेस पहनते थे, श्रीनगरी ड्रेस और कैप पहनते थे। वी वर रेडी इन दैट पर्टिकुलर अटायर। तो आप लोग मुस्लिम अटायर उसमें घूमते थे? उसी अटायर में, श्रीनगर का अटायर में। मैं मुस्लिम इसलिए नहीं बोला ना, मैंने कश्मीर का अटायर। ठीक है। आप देखें ना, जब फुल किले में जो शशि कपूर जो ड्रेस पहना था, ठीक है, हमने उसी ड्रेस में तैयारी करके रखे थे। ठीक है। तो वहाँ और मेरे लड़के जो थे वो वहीं के थे, इसलिए उन्होंने चप्पे चप्पे को जानते थे और वहाँ के लैंग्वेज जानते थे और बाकायदा हम मिलिटेंट जैसे नज़र आते थे। अब हम वहाँ हमारा बटालियन के सामने एक सफ़ेद एम्बेसडर जा रहा था। हमने वो एम्बेसडर कार को पकड़ के ले आए बटालियन को। उन जो सज्जन उसको चला रहे थे बोले, सर आप बैठिए, आपको चाय पानी दिया जाएगा, लेकिन हम आपका कार को लेके जा रहे हैं और थोड़े बाद में हम आपका कार को वापस कर देंगे, आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, लेकिन आपका कार हम लेके जा रहे हैं। हम वो कार में बैठे और गए और हमको बचाने के लिए कम से कम 15-16 कमांडो व्हीकल्स जो है, जिप्सीज जो है, उसके 5-5 किलोमीटर के आगे चारों तरफ हमने डिप्लॉयमेंट करके रख दिए थे और उसमें कमांडो और ऑटोमेटिक वेपन्स लेके लड़के बैठे हुए थे। और जो काउडेरा का जो कंपनी हेडक्वार्टर था, उसके ऊपर जो एंटेना लगा था, वहाँ पर एक ऑपरेटर को बैठा के रखे थे जो हमारा साथ कम्युनिकेशन में रहेगा और पूरे जो कमांडोज हैं, गाड़ी में जो कमांडो दस्ता है, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहेगा। अच्छा। उसमें हमने कोड वर्ड दे दिए थे, सिर्फ कोड वर्ड दिए थे। कोड वर्ड में सबको चेक कर लिया कि कम्युनिकेशन सही है और ये कोड वर्ड दिए थे कि वो कोड वर्ड जब आएगा तो पूरी गाड़ी में जितने कमांडोज हैं सब डायरेक्शन से उस पॉइंट पर उन्होंने पहुंच जाना चाहिए, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आना चाहिए। ठीक है। ये अरेंजमेंट करके हम गए। काउडेरा के पास एक अंदर में एक छोटा सा टेलीफोन एक्सचेंज था। अच्छा। जहाँ पर उनका जो फाइनेंस एडवाइजर था, जो उनको पैसा दे रहा था, फंड्स दे रहा था अब अबू गाजी को ऑपरेट करने के लिए, वो आदमी कनेक्शन दिया था बात करने के लिए पीओके को अबू गाजी से। अच्छा। हम पहले वहाँ गए और उसको गोली मारे। अच्छा। उसको पकड़ करके मैंने एक जवान को बताया, इसको लेकर के तुम गाड़ी में चले जाओ, गाड़ी में रखो। उसका मुंह बंद कर दिए थे और वो कम्युनिकेशन हम तोड़े नहीं, कम्युनिकेशन चलता रहा। अच्छा। वहाँ से अंडरग्राउंड वायर गया था वो जगह पर जहाँ पर अबू गाजी बैठता है जिस कार में, वहाँ अंडरग्राउंड वायर ऑलरेडी उन्होंने लेके रखे थे। लेकिन हमको पता था कौन सा जगह पर टारगेट है, तो हम टारगेट के पास जाने के चलते रहे। तो हमें उनके गार्ड मिले हथियार के समेत। कहाँ जा रहे हैं? मेरे लड़के सब श्रीनगरी है, मैं तो पीछे रहा क्योंकि मैं उनका चमचा बन के गया था। तो मेरे लड़के आगे थे जो श्रीनगर के थे, मुस्लिम थे, तो उन्होंने बताया हम तो हिजबुल मुजाहिदी के मिलिटेंट्स हैं, हिजबुल मुजाहिद के, और हम इसी एरिया में इसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। काउडेरा हो गया, बोरी कदल हो गया, नौहाटा हो गया, इस एरिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं और हम आपके साथ मिल करके, अबू गाजी के साथ मिल करके हम यहाँ पर पूरे ऑपरेट करेंगे उनके थ्रू पे। तो उन्होंने बोले ठीक है, हम पता लगाते हैं। तो उन्होंने जा करके बताए ऐसा एक हिजबुल मुजाहिद के टीम आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वहाँ हम कल उस घर से एक सज्जन बाहर आए, तो उन्होंने बोले क्या आप लोग मिलेंगे? बोला हाँ। ना इतने लोग नहीं जा सकते, 2 ही आदमी जाएंगे अंदर। तो
हमने ढेरा, मैं और मेरा एक लड़का जो उर्दू बोलता था और कश्मीरी था, हम दो गए, 4 बाहर में रहे। हम दो को, वो जो लड़का था बाहर आया था, वो हमको लेकर के अंदर गया। जैसे अंदर घुसे हमने, मेरे लड़का ने दरवाज़ा तो उस आध लड़के ने बंद कर दिया था। मेरे लड़के ने सीधा एक को गोली मारा और दूसरे को, एक को तो सीधा उसके सीने में गोली मारा और एक को पैर में गोली मारा। उस टाइम पे जो साउंड हुआ, हमारे जो लड़के बाहर में थे उन्होंने वो कोड वर्ड इशू कर दिया। उन्होंने कोड वर्ड दे दिया ऑपरेटर को। अब लोकेशन पता था, सबको पता था किस जगह पर हम हैं। पहले से रिहर्सल 1 महीने से रिहर्सल हुआ था। मेरे जितने कमांडोज थे, क्योंकि उनका भी गार्ड सब जगह मौजूद थे, तो हमारे जो कमांडोज थे डिफरेंट एरिया से जिप्सी में वहाँ पर आना शुरू हो गया। जब उनके गार्ड्स देखें कि ये हालत हो गया है, जहाँ देखो वहाँ से ट्रूप्स आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे भाग गए। और हमारे पास ये फौज जब आ गए तो हम क्या किए, एक तो मरा हुआ पड़ा था और एक इंजर्ड हुआ पड़ा था। दोनों को उठा करके हमने गाड़ी के पास लेके आए और तब तक हमारा गाड़ियाँ सब आ गया था। हम उठा करके लेके अपने हेडक्वार्टर्स में आए। वो कार को, सफ़ेद कार को भी हम साथ में ले आए और कार का ओनर जो था उसको माफ़ी मांगे, उसका गाड़ी उसको वापस कर दिया सही कंडीशन में। हमें तब तक पता नहीं था कि हम किसको मारे हैं और किसको इंजर्ड किए हैं। तो वहाँ पर जो है लोकल एसएचओ और लोकल एसपी जब आए उन्होंने, और आईजी पुलिस, जो वहाँ के आईजी पुलिस कश्मीर थे, तुरंत विजिट किए। तो लोकल एसएचओ सफाकत दल ने बोला, सर ये तो अबू गाजी है, ये तो हरकुतुल सिंह का चीफ है जो मारा गया है। दूसरे को मैं नहीं जानता हूँ। तो दूसरे को हम पता लगाए, जो इंजर्ड हुआ था वो था मसीब अल फरहान का, जिसने फॉरेन नेशनल्स को मारा था, 16 को किडनैप किया था, वो था। अब एक तो पकड़ा गया और एक था फाइनेंशियर, तो उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट किए। और तब पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तब तक ओन अप नहीं किया था कि अबू गाजी मरा हुआ है। एक्चुअली 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने बताया कि यस, अबू गाजी इज नो मोर। वो 2 दिन के बाद, क्योंकि हमें पता था ऑलरेडी कि अबू गाजी मर चुका है। और मसीब को इंट्रोगेशन करने के लिए फ्रैंक वाइजनर, जो हमारे यूएसए के एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने एफबीआई टीम भेजे। अच्छा। मसीब को इंट्रोगेट करने के लिए, वो कैसे उनको किडनैप किया और कहाँ कहाँ पर वो 16 को उसने मारा, हर एक चीज़ वो बताया। उसके बाद उसने ही बताया कि वो जम्मू बस स्टैंड, जम्मू जो था, जम्मू में जब रिपब्लिक डे परेड हुआ था, वहाँ पर भी जो ब्लास्ट हुआ था उसने कराया था। अच्छा। उसके बाद उसने बताया कि वहाँ पर जयपुर बस स्टैंड में जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर 2 चार्ज लगा के रखा था। एक चार्ज तो ब्लास्ट हो गया जिसमें काफ़ी लोग मरे, और एक चार्ज जो लगाया था, जो ब्लास्ट नहीं हुआ था, सरप्लस था, वो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी गाड़ा हुआ रखा गया है। तो मसीब को वहाँ भेजा गया। तो राजस्थान का सिक्योरिटी टीम उसको खोद करके उस जगह से सेकंड चार्ज जो था वो रिकवरी किया गया। तो इस आदमी, और दूसरी बात यह है, उसने हथियार का जखीरा जहाँ पर अनंतनाग फॉरेस्ट में छिपा करके रखा था, तो उसका इंट्रोगेशन चलता रहा। उसको हर एक कंट्री का जो आदमी मारे गए थे, सब कंट्री के सिक्योरिटी टीम आए मसीब को इंट्रोगेट करने के लिए। उसने हमें बताया, सर क्योंकि आप मेरे को पकड़े हैं, आपको मैं अनंतनाग लेके जाऊंगा और अनंतनाग में जो हमारा वेपन का जखीरा है, हम वहाँ से आप उसको ले करके आएंगे। तो मैंने रात का ऑपरेशन में, तब भी मेरे को उसके ऊपर फेथ नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि हमको अनंतनाग फॉरेस्ट को लेके एम्बुश करवा दे। तो मैंने उसको 1 दिन के बाद लिया और बड़ा प्रोटेक्शन के साथ मैंने लिया। और वहाँ का हमारा जो डिप्लॉयमेंट हुआ था, वहाँ के ट्रूप्स भी लिया जो उस जगह को जानते होंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम वहाँ से 3 रॉकेट लंचर का बॉम्ब्स और कम से कम 18 से 20
ऑटोमेटिक वेपन्स, मैगजीन्स, एम्यूनिशंस, ग्रेनेड्स, राइफल्स, पिस्टल्स पूरी उठा करके हम उसने जमीन में गाड़ ये जमीन में गाड़ करके रखा था। और वो जगह भी उसने बाद में, उसने 6-7 दिन के बाद बताया जिस जिस जगह पर उसने मार करके गाड़ा था इन फॉरेनर्स को। ये था मसेब। और मसेब के अगेंस्ट में केस चला और आखिरी में उसको डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था, तो उसको डेथ सेंटेंस मिला था। तो ये मैं बताने बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि एक ही केस में दोनों के दोनों केस सॉल्व हो गए थे। और अबू गाजी मेन चीज़ था, जो हरकतुल अंसार का चीफ, आप समझ लीजिए जैसे अभी लश्कर तोयबा का चीफ होता है, अगर वो मारा जाएगा या हाफिज सईद मारा जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। और उस टाइम पे मारा गया तो ये अबू गाजी मारा गया था। तो इस टाइप का काफ़ी ऑपरेशन हमने किए थे श्रीनगर में। और हमने उसमें एम्बुश भी मेरे खिलाफ में काफ़ी एम्बुश भी लगाए थे मेरे को मारने के लिए। 16 एम्बुश लगाए थे मेरे को मारने के लिए। लेकिन गाजी को एग्जीक्यूट करने के बाद उन्होंने पूरे के पूरे जो मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट ग्रुप थे, सब पीछे पड़ गए थे। किसी भी हालत में ये श्रीनगर से बच के नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल था हमें भी पकड़ना या हमें भी मारना। और इंसिडेंट्स हुआ भी था मेरे साथ, लेकिन मैं हर एक इंसिडेंट में मैं निकल के चल गया। सबसे बड़ा था जिसमें मैं तकरीबन आप समझ लीजिए कि 16-17 सेकंड में मैं एस्केप कर गया था। 16-17 सेकंड में जो है नौहाटा के पास, जो वहाँ पर ऑल उमर का हेडक्वार्टर था, वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एम्बुश लगा के रखे थे। रोड के ऊपर उन्होंने काफ़ी बड़ा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा के रखे थे मेरे गाड़ी को उड़ाने के लिए। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो टर्निंग पॉइंट में मैं जा रहा था सफाका दल काउडेरा को, अब वहाँ पर नालामार रोड में। और जब हम टर्निंग कर रहे थे तो एक सफ़ेद वाला, मेरे गाड़ी भी सफ़ेद था, एक सफ़ेद जिप्सी आ रहा था पुलिस का, वो स्पीड में आ रहा था। मैंने ड्राइवर को बोला अपना गाड़ी को थोड़ा रोक लो। वो सफ़ेद वाला जिप्सी आगे चला गया और उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को उन्होंने प्रेशर स्विच नहीं, अब उन्होंने जो था ऑटोमेटिक स्विच दबा दिए और वो जिप्सी पूरा उड़ गया। उसमें 6 जवान थे, सब खत्म हो गए थे। और वो बिल्कुल उसमें मैं वो मुझसे बच गया था। मैंने मतलब आप अगर गाड़ी अगर मैं उसको इंतजार नहीं करके मैं चला जाता तो मेरा गाड़ी उड़ जाता फिर भी। और वो गड्ढा हुआ था, कम से कम 12 फीट 14 फीट गड्ढा हो गया था वहाँ पर, जो है ऑल उमर का हेडक्वार्टर जो था वहाँ पर। कितना, मतलब मुझे लगता है कि 50-60 किलो आईडी, बिल्कुल 50-60 केजी RDX था, उससे कम नहीं होगा। साइड में जितने घर थे सबका जो खिड़की जो था, कंप्लीट खिड़की का पेंस जो था, सब क्रैक हो गए थे और ये हालत हुआ था। तो थिंग्स वर वेरी बैड दैट टाइम। लेकिन ठीक है, देश के लिए तो जो है लड़ बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर। और यही वजह है कि जब इस तरह के किस्से देश के सामने आएंगे, जब लोग सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज के दौर में फिल्में देखकर जो हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो इस तरह की रियल स्टोरी से इंस्पायर। ये रियल स्टोरी है। अब इसके ऊपर इसका जो है जितना ये ऑपरेशन हुआ था, हमारा जितना ऑपरेशन श्रीनगर में हुआ था, उसके ऊपर अभी किताब अभी मैं लिख चुका हूँ। ये इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, ये 3 लैंग्वेज में निकल रहा है और ये अहमदाबाद में नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ये रिलीज होगा। शायद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर गुजरात इसको रिलीज करेंगे। बिल्कुल। और ये 3 लैंग्वेज में कर रहा हूँ, बहुत आई मीन इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, तीनों लैंग्वेज में सर, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं ये, कि आसान नहीं होता है लड़ना। लेकिन आपके पास जिम्मेदारी फेंसिंग की भी रही। पार्लियामेंट अटैक के बाद ये सब आप लोगों ने किया, फेंसिंग का काम। बिल्कुल, पार्लियामेंट ये जो 2000 ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर आप देखिए तो हमारे साथ हमारा जो था बहुत तकलीफ था वहाँ पर। जम्मू बॉर्डर, तब हम DIG BSF जम्मू थे, तो वहाँ जो था बहुत मुश्किल होता था बॉर्डर को गार्ड करना, क्योंकि हेवी फायरिंग पाकिस्तान साइड से आता था। तो ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान बॉर्डर को फेंसिंग किया जाए।
तो फेंसिंग जब शुरू हुआ था तो ये बीएसएफ को टास्क दिया गया था पहले पठानकोट बॉर्डर से लेकर के कंप्लीट जम्मू बॉर्डर अखनूर तक फेंसिंग करने के लिए। ये था तकरीबन 191 किलोमीटर्स जो है, आप देखिए जम्मू आरएसपुरा ये सांबा और ये होकर के अखनूर कंप्लीट एरिया को फेंसिंग करने के लिए। तो आप वहाँ जो था फेंसिंग के टाइम पर हमारा मेरे को पता है उस टाइम पे जब फेंसिंग हम जो फेंसिंग कर रहे थे बाकायदा 50 गज के अंदर तकरीबन 50 फीट के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर का हम फेंसिंग शुरू किए थे। और जो गड्ढा बनाते थे वो आगे मिट्टी का कवर देते थे और पीछे जो है वो फोकस लाइट लगाते थे, फिर फेंसिंग बनाते। हेवी फायरिंग आता था हमारे ऊपर जब हम काम शुरू करते थे रात को 9-10 बजे, सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाता था, ताकि डायरेक्ट फायर हमारे ऊपर नहीं आ सकता है पाकिस्तान तरफ से। एम करना मुश्किल रहे रात में। हाँ, तो ये तकरीबन ऐसा हुआ था कि हमारा जो है ऑक्ट्रे के पास फेंसिंग करने के टाइम पर हमारा एक गोली लगा और एक हमारा जवान शहीद हो गया था, मेरे को ये पता है उस टाइम पे। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो हम वहाँ से लेकर के पठानकोट से लेकर के जम्मू बॉर्डर तक अखनूर बॉर्डर तक हमने बोले कि हमारा वेपन्स का रेंज जहाँ तक है उस रेंज में कोई भी मूवमेंट होता है, वो कुत्ते घूमे, बिल्ली घूमे, गाय घूमे, आदमी घूमे, पाकिस्तान रेंजर्स घूमे, पाकिस्तान आर्मी घूमे, उनका ट्रक घूमे, उनका बस घूमे, जो भी मूवमेंट होता है उसको हिट करो। अब ये हालत हो गया कि उनके 4-5 गांव पूरे छोड़ के बॉर्डर से भाग गए। तो सियालकोट सेक्टर कमांडर आया हमसे मिलने के लिए। अच्छा। कि सर बहुत तकलीफ़ हो रहा है हमारा और जाल माल का बहुत खेती हो रहा है और हमें ऊपर से बहुत ऑर्डर आया है कि इतना फायरिंग आप साइड से, मतलब देखो हम फेंसिंग कर रहे हैं हमारा ज़मीन के ऊपर, आप हमारे ऊपर फायर कर रहे हो, हमें क्यों बोल रहे हो कि हम तो जवाब तो ज़रूर देंगे। अब ये जवाब आपको मिलता रहेगा ना सर, ऐसा है आप एक काम करिए, आप अपना टास्क है फेंसिंग आप करा लीजिए, मेरा काम है आपके ऊपर फायरिंग करना। मैं फायरिंग ऐसा करूँगा कि हमारा गोली जो होगा वो जाएगा 80 डिग्री एंगल में ऊपर में जाएगा, हम फायर करेंगे लेकिन एक गोली आपके जवान्स को नहीं लगेगा, आपको जो करना है आप तुरंत कर लीजिए। तब ये फेंसिंग हम सियालकोट सेक्टर कमांडर को प्रेशर में रख करके अपना फेंसिंग शुरू कर दिए और ख़त्म भी कर दिए। और ये कर चुके हमने, क्योंकि उसके बाद पता लगा और सियालकोट सेक्टर कमांडर था उसका पोस्टिंग भी हो गया, उसको पाकिस्तान आर्मी ने निकाल दिया वहाँ से, क्योंकि वी वर सक्सेसफुल इन मेकिंग द फेंसिंग इन ऑप्स पराक्रम टाइम। तो बहुत बड़ी चीज़ है जी, बिल्कुल बहुत चुनौतीपूर्ण काम भी रहा और उसको आप लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। उससे मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन को भी वहाँ से आप लोगों ऑटोमेटिकली बंद हो गया। जब फेंसिंग हो गया तो फेंसिंग के बाद उसके आगे हमारा बंद रहा और उसके पीछे हमने क्या किया, जो मिट्टी का बड़े बड़े हमने वो बना दिए, जो है प्लेटफॉर्म जैसे बना करके उसके ऊपर बंकर बना दिए और फोकस लाइट भी लगा दिए टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड। रात में तो हमने 1-1 किलोमीटर तक हम देखते रहते थे पाकिस्तान में क्या होता है। अच्छा। तो और हमारा जो बंद बना, बंद के ऊपर बंकर रहा, दिन में भी हम 1-1 किलोमीटर देखते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके बाद कवर करना। ओके। बहुत अच्छी तरह हम कवर कर रहे थे। तो ये शुरुआती दिनों में आप अपने जॉब के पहले इस तरह की भूमिकाओं में रहे हैं, उसके बाद आपने कश्मीर भी हैंडल किया, बांग्लादेश की अगर हम बात करें बिल्कुल, तो बांग्लादेश वाले इलाकों में आपने कब काम हैंडल किया आपने, कौन सा टाइम था वो आपका? बांग्लादेश जब बिगिनिंग में जब देखिए जब 1971 का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के टाइम पर तो हम वहाँ लड़ाई में थे, जेसोर सेक्टर में हम थे। अच्छा। और उसके बाद हम 71 के हीरो है हम। हाँ। और वहाँ जो है बांग्लादेश बॉर्डर में डिप्लॉयड थे
और उस टाइम पे जो था फेंसिंग तो था ही नहीं बांग्लादेश बॉर्डर में, तो शरणार्थी जो थे वहाँ पर हजारों के तादाद में वहाँ से आते थे। दो टाइम पे मैंने देखा था, एक तो 71 ऑपरेशन में, एक हुआ 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान का डेथ हुआ, जब वो मारा गए थे। उसके बाद जो है काफ़ी हिंदू पलायन कर गए थे वहाँ बांग्लादेश से यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ जो थे वहाँ के जो जिहादिस थे, पर्टिकुलरली ये जो है बांग्लादेश के जो जिहादिस थे, ये भी पेनिट्रेट करते थे इंडिया को। आप हमारा ये देख लीजिए, आपने मालदा हो गया और अपना नदिया बॉर्डर हो गया, और कृष्णनगर का हो गया, 24 परगना का जो है नॉर्थ 24 परगना का बॉर्डर हो गया। ये बड़े ये मुर्शिदाबाद वाला भी इलाका बड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया, ये तीनों तो सबसे खतरनाक एरिया था, उसमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। और इसको हम उस टाइम पे कवर करते थे। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बांग्लादेश को लेकर, तब से लेकर अब तक? मतलब मैं वहाँ देखा हूँ, तब इसलिए मैंने एक किताब लिखा, बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया। अच्छा। ये किताब में मैंने बड़ा खुल के लिखा है बांग्लादेश का परिस्थिति तब क्या था, और कैसे बांग्लादेश जो है 71 में क्या हालत था, 75 में क्या हालत था, उसके बाद क्या हालत है। और अभी तो हम देख रहे हैं मोहम्मद यूनिस के बाद तारिक अनवर जी का आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश जो है अभी जो है एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। और आप बांग्लादेश बॉर्डर को अभी लेटेस्ट अब इलेक्शन के बाद आप देख लीजिए, बेशक तारिक अनवर के पार्टी बीएनपी ने जीता है, लेकिन आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को देख लीजिए, जितनी हमारा पोजीशंस है उस एरिया में, सब के सब जो है वहाँ के हैं, जिहादीज हैं जो जीते हैं। बट जितने बॉर्डर का एरिया है, जो जमात पूरे जमाती जो है वो इस एरिया में जीते हैं। तो इसका मतलब जो है हमारा जो बॉर्डर एरिया है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ये जो है जिहादीज कुछ भी कर सकते हैं। और कंप्लीट बॉर्डर एरिया, इंडिया का बॉर्डर एरिया सब जमाते ने जीते हैं। तो ये चीज़ हमको ख्याल रखना पड़ेगा। चिकन नेक वाले इलाके में, चिकन नेक देख लीजिए, अपने नदिया के सामने देख लीजिए, मालदा के सामने देख लीजिए, कुछ बिहार के सामने देख लीजिए, कहीं पर बॉर्डर एरिया में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो भी 67-70 पोस्ट उन्होंने लिए हैं जमातीज ने, बेशक इलेक्शन हार गए वो बात अलग है, लेकिन ये 70 सीट जो उन्होंने जीते हैं वो पूरे के पूरे बांग्लादेश का बॉर्डर साइड में, इंडियन बॉर्डर साइड को जीते हैं। और वो अभी जो है दे विल कॉल द शॉट्स। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस जमातीज इन बॉर्डर। ये और यूनूस के टाइम पे जैसा पाकिस्तान के साथ उनकी ट्यूनिंग सेट हुई, बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आपस में मैच एक साथ में मिलता। हाँ, तो और अब ये जब ये हमारे बॉर्डर लाइन पर वो जब जमाती जीते हुए हैं, तो बहुत क्लियरली पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पाकिस्तानी आतंकियों के लिए अब एक सॉफ्ट लॉन्च का स्पेस हो गया है, ये कि अब ये इस तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो किया हुआ है, तो उसमें तो अब ये 10 अटेम्प्ट लेंगे तो एक बार कभी इनको सफलता मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज मुश्किल है। हाँ, मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या वो बांग्लादेश को अपना एक रूट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर तो हम उन्हीं से कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस के टाइम पर कंप्लीट बांग्लादेश जो था, कंप्लीट बांग्लादेश, वो पाकिस्तान लीड कर रहा था। इनफैक्ट पाकिस्तान का आईएसआई चीफ और डिप्टी आईएसआई चीफ और पाकिस्तान के जो डिप्टी आर्मी चीफ, वो सब ढाका में थे। और इन्होंने बिल्कुल जितने जो उनके जिहादीस थे उनको पेनिट्रेट कराना चाहते थे इंडिया को। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेशक ये बीएनपी हैज़ ओन इन द इलेक्शन, बट कनेक्शन ऑफ आईएसआई विथ जमातीस अभी भी है, और वो अभी बढ़ के है। तो इनका कनेक्शन विथ ऑल दिस बॉर्डर स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश जो कि इंडिया साइड को है, ये अभी भी है। और जमातीज आर थ्रू टू आईएसआई, इनका फंडिंग होता है और आईएसआई बिल्कुल इनको फंडिंग करता है, तभी ये चल रहे हैं। और इनका फंडिंग अभी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है उनको, बेशक इनको बीएनपी मदद ना करे ढाका में इंटीरियर एरियाज़ में, बट आप कुश्तिया बॉर्डर देख लीजिए, सिलट बॉर्डर देख लीजिए, ऑल दिस बॉर्डर एरिया देख लीजिए, जहाँ पर जमातीज हैं, दे विल गेट द फंड्स फ्रॉम
आईएसआई और इनका जो है जिहादीस को भेजना, जिहादीस को ट्रेनिंग करना, जैसे पीओके में हो रहा था। अब सिंदूर में काफ़ी पीओके में जो था तकरीबन 8 या 10 उनका जो पीओके का जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स था उसको हमने डेमोलिश कर दिए थे। बेशक अभी उन्होंने फिर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बढ़ते रहेगा क्योंकि जमातीस का एरिया है। और हम अभी बीजीबी के बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के ऊपर इतना हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब पहले शेख हसीना के टाइम पर हम उनके ऊपर भरोसा करते थे और वर्ल्ड में एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि दोनों साइड का फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इकट्ठा पेट्रोलिंग करते थे, दैट इज बीजीबी एंड बीएसएफ। वो टाइम चला गया। सेम टाइम पे जो आप लोग पेट्रोल करते थे वो, बिल्कुल वो टाइम था शेख हसीना जी के टाइम पर। अब ये जो है वो बीजीबी अभी चेंज हो चुका है। दे आर ऑल पाकिस्तान ओरिएंटेड बीजीबी और इनका वेपन्स ट्रेनिंग सब पाकिस्तान ओरिएंटेड है और पर्टिकुलरली दे आर इन लीग विद जमातीस एंड एनीथिंग कैन हैपन। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन बांग्लादेश बॉर्डर रादर देन पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान जो कुछ कराएगा अभी थ्रू बांग्लादेश कराएगा और हम तारिक अनवर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है मैडम जो थे बेशक नहीं रहे, बेटा अभी आ गया, वो बात अलग है, लेकिन बीएनपी के ऊपर इतना हम भी भरोसा नहीं कर सकते। बट हम 0% भरोसा करेंगे इस जमातीस के ऊपर। जमातीस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तारिक रहमान के आने के बाद से मैंने एक चीज़ देखी कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो थोड़े से उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप में बदलाव लाया कि जो लोग यूनुस के टाइम पे थे उनको इधर उधर कर दिया, शंटिंग में भेजा, अपने हिसाब से लोगों को चुना। थोड़े से वैसे लोग ज़्यादा उन्होंने बेहतर पिक करने की कोशिश की जो भारत से बेहतर संबंध पे काम कर सके। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ी कि बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस या स्पाई चीफ थे वो भारत दौरे पर आए और उन्होंने रॉ चीफ से मुलाकात की और तमाम चीज़। तो क्या आपको लगता है कि ये आप लोगों के टाइम पे या अब जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बेहतर हो पाएगा? तारिक रहमान इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं कि उनके लिए, उनके देश के लिए पाकिस्तान कोई खतरा हो सकता है, तो बेहतर है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं? बिल्कुल। आप देखिए तारिक रहमान अब मोहम्मद यूनुस को लाए थे यूएसए, हाँ, मोहम्मद यूनुस को हटाए यूएसए ने, हाँ, और तारिक रहमान को भी लाए यूएसए ने। उन्हें पता है कि वो आएंगे तो जीतेंगे जरूर क्योंकि बीएनपी ऊपर उभर करके आ रहा था और जमातीस हार जाएंगे, ये तो उनको पता था। इलेक्शन अगर होगा तो प्रॉपर इलेक्शन होगा तो वो हार जाएंगे, तो प्रॉपर इलेक्शन हुआ और हारे। तो हम तारिक रहमान को इतना पता है बांग्लादेश को अगर जिंदा रखना है, इकोनॉमी अगर ठीक रखना है, तो एक ही रहा कंट्री इंडिया। इंडिया के साथ अगर दोस्ती नहीं निभाएंगे, हर एक चीज़ के लिए उनको इंडिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आप कहीं भी लाए, कितने आप बाई एयर लाएंगे, कितने आप बाई शिप लाएंगे, बट कनेक्शन विथ इंडिया इज एवरीवेयर। लैंड कनेक्शन है, रूट्स आर देयर। तो उन्हें ये पता है अगर इकोनॉमी, प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश डेफिनेटली इट लाइज विथ इंडिया ओनली। अगर वो इंडिया के साथ संपर्क ठीक नहीं रखेंगे जैसे मोहम्मद यूनुस के टाइम पे हुआ था, तो बांग्लादेश कहीं गड्ढे में जाएगा। ये तो चीज़ पक्का है कि रिलेशन विथ तारिक रहमान के साथ ठीक रहेगा और जो कर रहे हैं शायद ठीक कर रहे हैं। और पर्टिकुलर मोहम्मद यूनुस के टाइम पर हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, हमारे जितना मंदिर उन्होंने डेमोलिश कर दिए थे, वो उसमें तो काफ़ी कमी आया है। फिर भी मैं बॉर्डर में ये जमातीस जो है इनके ऊपर मैं क्लियरली टिप्पणी देना चाहता हूँ कि हम अपना आंख खोल के रखना चाहिए। बेशक गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ रिलेशन अभी बिल्कुल ठीक है और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन ये जमातीस जो है ये ना माने उनका बात। तारिक रहमान जी का बात ये जमातीस बिल्कुल नहीं मानेंगे, अपना मनमानी करेंगे। अपना मनमानी का मतलब अगेंस्ट इंडिया। इनका एक ही एम है कि इंडिया के खिलाफ में काम करना, और ये अपना करके रहेंगे, करते ही रहेंगे। जैसे पाकिस्तान का है कि अपना जिहादी को ट्रेनिंग देंगे और जिहादीस को भेजेंगे कश्मीर को, ये भी यही करेंगे और ये हमको देखना पड़ेगा। तो वो बॉर्डर का इलाका भी आपने हैंडल किया हुआ है, बहुत फ्रजाइल इलाका है, जंगल है, पानी है, इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से रोकना बहुत टफ है।
मतलब लोग कहते हैं कि भाई बीएसएफ खड़ी है, मतलब मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें फेंसिंग और वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप जंगल में फेंसिंग कैसे करेंगे, नदी पे फेंसिंग कैसे करेंगे, और ये अक्रॉस वो पूरे इलाके में वो हमारे सामने चुनौती है। तो उसको रोकना टफ है, ठीक है, टफ जॉब के लिए ही बीएसएफ है, लेकिन आपने वो उस पूरे इलाके को हैंडल किया हुआ है, देखा है आपने, क्या किया जा सकता है बांग्लादेश के इसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, क्या और बेहतर किया जा सकता है? जो चिकन नेक थ्रेट है, क्या उसको अब इंडिया उस पोजीशन पे आपको दिखता है जो अब उस थ्रेट को एलिमिनेट भी करने की दिशा में बढ़ रहा है? बिल्कुल, आप चिकन नेक को देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ चिकन नेक का जो 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 आप देखिए चिकन नेक का जो डिस्टेंस है चाइना बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर तक सबसे कम है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है सब आगे पड़ जाते हैं, कंप्लीट कट ऑफ हो सकता है। तो वी हैव टू हैव ऑल आवर नॉट ओनली डिफेंस logistics, we should have both defense and offensive logistics completely in China border so as also in Bangladesh border. बेशक बांग्लादेश से थ्रेट कम होगा अटैक का, but we have to be very very careful for both the borders, particularly China angle. We have to have long range missile system and हमारा जो है drones and missile, particularly nowadays ड्रोन्स और मिसाइल्स का काम है। अभी आपका लड़ाई फुट सोल्जर तो कभी नहीं करेंगे। अब ईरान में भी फुट सोल्जर तो नहीं गया है ना, अब सब कुछ चल रहा है मिसाइल्स एंड ड्रोन, मिसाइल एंड ड्रोन्स। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चिकन नेक टू कंट्रोल चाइनाज एक्सिस टुवर्ड्स दैट एंड टू स्टॉप चाइनाज थ्रेट। दूसरा है बांग्लादेश बॉर्डर में जो है हमारा, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ममता बनर्जी से, क्योंकि काफ़ी जगह है बंगाल बॉर्डर में जो कि अभी तक ज़मीन नहीं मिला है, जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर काफ़ी गैप्स है, जहाँ पर ज़मीन नहीं मिला है बीएसएफ को बनाने के लिए। उसको एज ए नेशन सिक्योरिटी ममता जी को सोचना चाहिए, और परहैप्स ही हैज़ टू एग्री टू प्रोवाइड द लैंड फॉर मेकिंग द फेंसिंग। और एक और चीज़ है, इतने ज़्यादा नाले और नदियां हैं जो बांग्लादेश को जाते हैं इंडिया से, हमको उसके ऊपर भी नज़र करना पड़ेगा। हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग भी हर एक नदी के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान बॉर्डर में हमारा जो है कुछ नदियां जो है इसको हमने कवर करके रखे हुए हैं, लेकिन चनाब जैसे रिवर है उसको कवर करके रखे हुए हैं। हमको जितनी ये है उसके ऊपर हमको नज़र रखना पड़ेगा, बिकॉज इतने गैप्स है, आप हर एक कैनल्स को, हर एक रिवर्स को आप अच्छी तरह गार्ड नहीं कर सकते। यार बिग गैप्स विंटर में अलग। आप अगर जाएंगे आप धुबरी को, आप रिवर ब्रह्मपुत्र को जाएंगे, रिवर ब्रह्मपुत्र को अगर आप जाएंगे रेनी सीजन में, इट बिहेव्स लाइक ए सी। अच्छा, इट बिहेव्स, क्योंकि मैं आसाम में आईजी था, आईजी आसाम और मेघालय, मेरे को पता है ब्रह्मपुत्र तो हमारा बॉर्डर था बांग्लादेश के साथ। मैं रेनी सीजन में भी ब्रह्मपुत्र के अंदर गया हूँ बोट लेकर, स्पीड बोट लेकर के, बिल्कुल आपको दूसरे साइड नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सी जैसे बिहेव करता है। और वहाँ जो है विंटर में काफ़ी जो है छोटे छोटे जो है आइलैंड उभर करके ऊपर आ जाता है। कुछ टेम्पररी आइलैंड जो है रेनी सीजन में नीचे दब जाता है। तो ये जो टेम्पररी आइलैंड्स आ जाते हैं बॉर्डर में, उसमें बॉर्डर के लोग जो मयमन सिंह एरिया से वो आके बैठ जाते हैं, और वो आस्ते आस्ते वो धुबरी को, ग्वालपरा एरिया को पेनिट्रेट कर जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दोज रिवराइन बॉर्डर, पर्टिकुलरली गैंजेस और पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्र, इसके ऊपर हमको नज़र रखना पड़ेगा। एंड दोज आइलैंड्स ऑल्सो, जो अंदर में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो परमानेंट आइलैंड है, टेम्पररी आइलैंड्स है, इसके ऊपर बहुत नज़र रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो ये तो बांग्लादेश की हमने बात कर ली, और हमने इसके पहले आपसे कश्मीर पर, एसपीजी पर बात किया। अब एक जो बहुत अहम चैप्टर है, देश के लिए भी बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, गृह मंत्री ने ऐलान किया हुआ है, आपने एक बहुत ज़्यादा काम किया, आपने खिताब लिखा और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया आपने नक्सल बेल्ट के अंदर, जो भी पूरी वो पट्टी रही, नक्सल पट्टी रही देश की, रेड कॉरिडोर, बिल्कुल हाँ। रेड कॉरिडोर, हाँ। वो तो आपने अपनी किताब भी लिखी।
अब जरा हम उस पर बात करते हैं, आपके बिल्कुल। नक्सल एक्सपीरियंस के लिए कितना समय निकाला आपने उस पूरे रेड कॉरिडोर में सर? रेड कॉरिडोर में आप देखिए कम से कम जब हमारा डिप्लॉयमेंट होता था, कम से कम 7 साल 8 साल तो मैं उस एरिया में रहा है, उस एरिया को देखा है। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट, अभी भी मैं नक्सलाइट ड्रिल करता हूँ और उस एरिया को जाता रहता हूँ। जब भी बड़ा बड़ा इंसिडेंट होता है मैं वहाँ पर जाता हूँ। और जब महेंद्र कर्मा और वैसे शुक्ल जी का डेथ हुआ था, जब इतना कांग्रेस कर्मी शहीद हो गए जी, थे, बिल्कुल। तब भी मैंने उसका दूसरे दिन गया था और मैंने ट्रैक रखा था। जैसे वो तुलसी डोगरी होकर के तकरीबन 350 नक्सलाइट्स थे जो वहाँ से तुलसी डोगरी होकर के उड़ीसा मालकानगिरी को चले गए थे। तो ये एरिया को मैं विजिट करता रहता हूँ और नक्सलाइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया। मेरा किताब जो है ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ माओज, ये जो है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको दीदन जी, चीफ बिल्कुल। ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने रिलीज़ किए थे, उसमें मैं अच्छी तरह दर्शाया है। लेकिन नक्सलाइट जो है, जो अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर बता है कि 31 में ये हो गया, अभी कितना दिन रहा, 15 दिन 20 दिन रह गया और उससे ज़्यादा नहीं है, 15 दिन ही रह गया समझ लो। तो 31 मार्च बस हो गया। अब कल देख लीजिए, कल ही हमारा 106 नक्सलाइट्स जो छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए हैं। इसके पहले जो थे देवजी सरेंडर करने के बाद और एक बड़ा दस्ता जो था, वहाँ पर 130 नक्सलाइट्स हैदराबाद में सरेंडर किए तो थे। अब हाँ, तो मोर और लेस अब जो नक्सल ऑपरेशंस के ब्रेन थे उन्होंने अपने आप को रेस्ट कर दिया है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आपका एनालिसिस है ये? बिल्कुल। आप देखिए, बासव राजू भी सरेंडर किया। माधव हिडमा का क्या हुआ? उसने कोशिश किया कि वहाँ पर लीडर बन के रहने के लिए, ही वॉज कमांडर ऑफ फर्स्ट PLGA बटालियन। अब कोशिश करता रहा, फिर उसने कोशिश कर रहा था कि वो छत्तीसगढ़ से छिप करके आंध्र को चला जाएगा। जब जा रहा था तब ही वॉज हिट। उसको सर मैं 2 साल रहा छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए। सुकमा का है, वो रहने वाला और, सुकमा का है। उसको हिडमा के बारे में मैं जब शुरुआती दौर में था और वहाँ पे, तो सब कहते थे कि हवा है वो, बिल्कुल। गुजरने के बाद पता चलेगा आपको, कि निकल जाएगा तब पता चलेगा कि हिडमा था। आप बिल्कुल आपने सही बताए। माडवी हिडमा सुकमा का है और ऐसा आदमी था, 5 लेयर सिक्योरिटी था उसके। अब जब बिगेस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ, इनका डाउनफॉल जब शुरू हुआ नक्सलाइट्स का, वैसे तो 2014 से काफ़ी हिट हो रहे थे, लेकिन जब कराईगुटा हिल ऑपरेशन हुआ, कराईगुटा हिल ऑपरेशन में कम से कम आप देखिए 22 दिन ऑपरेशन चला। 22 दिन ऑपरेशन, कम से कम 3000 से 4000 सोल्जर्स, आंध्र के, तेलंगाना के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के पूरे जो है वहाँ पर ऑपरेशन किए थे और चला 22 दिन। 32 नक्सलाइट्स वर किल्ड। एक लेथ मशीन था जिसमें वो वेपन्स बनाते थे, वो लेथ मशीन पकड़ा गया। 2 साल का रेशन उन्होंने जो स्टॉक करके रखे थे वो पकड़ा गया। उससे तकरीबन 100 से 120 बंकर्स था जो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बनाए थे, वो बंकर को डेमोलिश किया गया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने के लिए 3 बंकर बना के रखे थे, वो भी डेमोलिश किया गया। इतनी बड़ा ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर माधवी हिडमा खिसक गया था। वहाँ था वो, और वो बच गया। वो बच गया था, वहाँ से निकल गया था। लेकिन 32 नक्सलाइट्स मारे गए थे। उसके बाद बासव राजू का इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉन्टैक्टेड माधवी हिडमा का मदर को कि यू गिव ए मैसेज टू माधवी हिडमा कि सरेंडर कर जाओ, मुख्य धारा को आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वही फल होगा जो बाकियों का होता है। लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट PLGA का कमांडर था और मोस्टली ऑपरेशनल कमांडर नंबर 1 था, वो सोचा कि वो निकल जाएगा जैसे हर एक बार निकल जाता है। तो वह आंध्र को जाने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे कंप्लीट सैटेलाइट और ड्रोन्स और पूरा इंटेलिजेंस जो था उसके पीछे लगे हुए थे। पता लग गया और ही वॉज हिट। और आपने भी ट्राई किया था उसको कभी कैच करने का? बिल्कुल, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पता था कि छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, वो पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र सब जगह वो घूमता था, क्योंकि वो उसको इन्फॉर्मेशन कहीं भी हो पता लग जाता था किसी भी तरीके से। तो उसका इंटेलिजेंस के पीछे सब लगे हुए थे। बट नाइस ऑफ इट कि एक इन्फॉर्मेशन, एक इंटेलिजेंस सच में निकला और वो ही वाज डेड। बिल्कुल, टाइम और से पहले बिल्कुल। और इसके बाद देवजी, उसके बाद देवजी सरेंडर के। देवजी तो बहुत कोशिश किए बचने के लिए।
अब जो है आप देखिए, कल का मैं बता रहा था, कल 106 सरेंडर किए और कल भी एक ऑपरेशन भी हुआ है बीजापुर में। लेकिन ये अभी जो रहे छुटके मुटके कम रह गए हैं। और ये जो है, जैसे आप देखिए श्रीनगर में मिलिटेंसी तो खत्म है, लेकिन छोटे मोटे चलता रहता है, छोटे मोटे चलता रहता है। एक्सक्लूडिंग जो है पिरपंजाल एरिया में जो पाकिस्तान के आ जाते हैं, उनके साथ ऑपरेशन मुठभेड़ चलता रहता है। तो यहाँ भी छोटे मोटे रहेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ बता ना, उनके पास फंड्स है, फंड्स का कमी है। फंड्स जहाँ से आता था वो ब्लॉक कर दिया गया है। उनके पास जो वेपन्स आते थे बाहर से, मोस्टली पीएलए उनको वेपन्स देता था, वो कट कर दिया गया। पीएलए चाइना की बात कर यस, मैं चाइना पीएलए का बात करता हूँ। वेपन्स आता था थ्रू म्यांमार और मिजोरम होकर के किसी भी हालत में इनके पास पहुँच जाते थे। देखो कहाँ कहाँ से वेपन्स कहाँ कहाँ से आता है। तो वेपन्स, फंड्स और इनका जो एरिया था जहाँ पर वो बैठ कर के ट्रेनिंग करते थे, उनका ट्रेनिंग का एरिया रहा नहीं। उनका ट्रेनिंग का एरिया जो था उसमें फॉरवर्डिंग ऑपरेशन बेसिस बन करके, आबूसमार देख लीजिए, सरंडा देख लीजिए, अपने दंडकारण्य देखिए, सबके अंदर अभी फौज, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉरवर्डिंग ऑपरेशन बेसिस बना करके उनका एरिया कब्जे करके हम बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो है और वहाँ पर लॉजिस्टिकल अप्रोच और एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टी जो भी होता है हेलीकॉप्टर से होता है। और कम्युनिकेशन जो है, रोड कम्युनिकेशन, दैट इज़ फैंटास्टिक। दूसरा चीज़ है ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट। ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट जो हुआ दंडकर, आप आज जाइए कांकेर को, आप जाइए नारायणपुर को, आप बीजापुर जाइए, सरंडा जाइए, आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और दूसरा जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी ऑफ तेलंगाना, सरेंडर पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़, इसके लिए सब अब सरेंडर करना चाहते हैं। और मोस्टली फर्स्ट पीएलजे बटालियन का जब हिडमा मरने के बाद जो इनके ट्रूप्स थे, वो मैं तो ट्रूप्स ही बताऊंगा उनको, वो सब वेपन के साथ सरेंडर कर चुके हैं। और इनका काफ़ी हथियार जहां पर गड्ढे बना कर रखे थे वो भी रिकवरी हो चुका है। और ये वेपन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन करके ले नहीं सकते, वो टाइम चला गया। अभी वही एक चीज़ हो सकता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस किसी ट्रैक में वो लगा सकते हैं, जो कि मणिपुर में लगता रहता है, नागालैंड में लगता रहता है, श्रीनगर में लगता है। ये छोटे मोटे चीज़ चलता रहेगा, बट दैट इज़ नॉट द वे जैसे चारू मजुमदार का टाइम का था और हिडमा टाइम का था। वो बड़े एम्बुश आजकल नहीं हो सकता है, वो टाइम चला गया। बिल्कुल अमित शाह जी जो डिसीजन लिए थे, सही डिसीजन लिए थे। और जिस तरीके से ऑपरेशन चला, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, और ट्रेनिंग का डेवलपमेंट हुआ, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट हुआ, और टेक्निकल ऑपरेशन हुआ, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ, इसमें नक्सलाइट्स खत्म हो गया। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए लोकेशन अगर हम समझना चाहें कि क्यों वो इलाका बहुत फ्रेंडली टेरेन था नक्सलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए, ये जरा आप हमें बताइए हमारे। बिल्कुल, पहला मैं जाऊंगा 1971, मैं बहुत पहले से बात करता हूँ, 1971 का बात को, लड़ाई खत्म हुआ। अब दंडकारण्य जो है, जिसने दंडकारण्य गया है वो समझेगा दंडकारण्य क्या होता है। वहाँ आपको ये पता नहीं लगेगा कि दंडकारण्य जंगल कहाँ से कहाँ खत्म होगा। आप वहाँ गुम हो जाओगे, अंदर जाओगे तो एक एक डिवीजन जो है वो पूरा गुम हो जाएगा। और वहाँ पर जो आप देखिए, कोरापुट में जो है दंडकारण्य एरिया था, तो वहाँ पर जो है आदिवासी जो थे, उनको तब का गवर्नमेंट में 72 का बात कर बोल रहा हूँ, जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, उनको वहाँ बसने के लिए उनको वहाँ पर ज़मीन और गाय और बैल दे करके रखा गया। और वहाँ के जो आदिवासी थे उनको भगा दिया गया। क्या बनेंगे वो? नक्सलाइट्स बने। नो डेवलपमेंट ऑफ दंडकारण्य, नो डेवलपमेंट ऑफ सरंडा, नो डेवलपमेंट ऑफ बस्तर, नो डेवलपमेंट ऑफ आबूसमार। ये एरिया ऐसा था जहाँ पर भी सिविलाइजेशन कुछ पता नहीं था। जी बिल्कुल, वहाँ पर ना टीवी था, ना कुछ था। लोगों को अच्छा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था। जो छोटा छोटा प्राइमरी स्कूल था उसमें वो लोग उनका दफ्तर खोल देते थे नक्सलाइट्स। और वो वहाँ अच्छा कोई हेल्थ हजार बहुत था, हेल्थ कोई भी हेल्थ का इंस्टीट्यूशन वहाँ पर नहीं था। जब हेल्थ, एजुकेशन, रोड, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वो और जंगल ही जंगल है, जहाँ पर आप घुसेंगे तो पता नहीं लगेगा। पहले जो ऑपरेशन हमारा होता था,
हम क्या करते थे, रोड हेड से अंदर जाते थे, ऑपरेशन करके हम वापस आ जाते थे, वहाँ टिक नहीं सकते थे। और जब हम वापस आते थे तब हम एम्बुश में भी फंसते थे। तो यही तकरीबन ऑपरेशनल कैजुअलिटी हमारा बहुत ज़्यादा होता था। अब जो है हमें पता लगा कि वो किस टाइप का टेरेन था। मैं कराईगुड़ा के बारे में बोल रहा हूँ। अब कराईगुड़ा ऑपरेशन जो हुआ जून में, लास्ट जून में जो हुआ था, 21 किलोमीटर चौड़ाई और 40 किलोमीटर लंबा, पहाड़ के ऊपर घना जंगल, आप देख लीजिए कितनी बड़ा एरिया है। और वह तेलंगाना को लगा हुआ है या छत्तीसगढ़ को लगा हुआ है। ना कोई वहाँ पर कोई गया है, ना कोई ऑपरेशन हुआ है, ना उस एरिया के बारे में किसको पता है। और वह बिल्कुल जैसे कि इंडिया से कट होकर के था। बाकायदा रेड कॉरिडोर का हेडक्वार्टर वही था, कराईगुड़ा हिल। अब वहाँ जो है उस एरिया में देखिए 21 से 22 दिन का ऑपरेशन चला, छोटी बात नहीं है। जितनी ट्रक थे सब ट्रक में उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए थे ताकि पुलिस का टीम, सिक्योरिटी टीम जब जाएगा सब ये उड़ जाएंगे। लेकिन ये सभी जो आईडी उनको निकाल करके ऑपरेशन इतना टाइम चला और कैजुअलिटी जो इवैक्यूएट हुआ वो सब कुछ हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन हुआ। और इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन कराईगुड़ा हिल। ऐसा कभी नहीं हुआ था जिसमें कि 32 नक्सलाइट्स मारे गए तो क्या क्या नहीं मिला। और दूसरा है, आपको पता है लेथ मशीन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा और कितना ओजनदार होता है जिसमें कि वेपन्स बनाया जाता है। ये लेथ मशीन कराईगुड़ा हिल के ऊपर गया कैसे? सोचने का बात है। उसकी असेंबलिंग भी हुई होगी, फिर असेंबली हुआ है, खोल करके असेंबली किए हैं। और लिया कैसे, कहाँ से लिए, कैसे असेंबली किए, कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे वेपन, कंट्री मेड वेपन्स, राइफल और पिस्तौल उन्होंने बनाते थे। और किसी को पता नहीं इसके बारे में। जब ऑपरेशन हुआ तब लेथ मशीन पकड़ा गया। ये हालत है उस एरिया का। और वहाँ ना कोई टेलीफोन था, ना कुछ था, ना कोई मोबाइल टावर था। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाने का सामान, ना ब्रेन मलेरिया हो जाएगा तो आपको वहाँ दवाई भी नहीं मिलेगा। इट इज़ अ श्योर डेथ इन ब्रेन मलेरिया। और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मर भी, अपना इन्फॉर्मर कोई नहीं मिलेगा। ऑल अर्लियर ऑल ट्राइबल्स वेयर देयर इन्फॉर्मर्स। और बाई फोर्स वो ट्राइबल एरिया में ऑपरेट करते थे। उनका बच्चे जो थे उनको उठा करके लेते थे और उनको नक्सलाइट्स बनाता, रिक्रूटमेंट करते थे, वहाँ रिक्रूटमेंट होता था। अब सिचुएशन उल्टा हो गया है। अब जितने ट्राइबल्स थे सब के सब जो है मुख्य धारा को आ चुके हैं, सबका एरिया डेवलपमेंट हुआ है। और ट्राइबल क्या, वहाँ तो बस्तर ओलंपिक्स भी हुआ है अभी। आपको पता है बस्तर ओलंपिक्स हुआ था। अब हमारे जो है जवान सब हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स उसमें ज्वाइन किए हुए हैं। हेल्थ का काफ़ी टीम वहाँ पर बना हुआ है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें भी ज्वाइन किए हैं। स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर जो है आप देखेंगे वो दंडकारण्य के अंदर, बस्तर के अंदर, आबूसमार के अंदर स्किल डेवलपमेंट कैंप बनाया जाता है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो वहाँ के जो ट्राइबल्स ये अभी मुख्य धारा को आ रहे हैं उनको पूरी की पूरी सुविधा दिया जाता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो नक्सलाइट्स अभी सरेंडर कर रहे हैं, आप देखेंगे उनको पैसा भी दिया जाता है, उनका बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है, उनका एजुकेशन को लुक आफ्टर किया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाता है। इसलिए टाइम है, टाइम बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ये 15 दिन में बहुत है। कंप्लीट इंडिया बिल्कुल नक्सल मुक्त भारत जरूर बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो अमित शाह जी ने प्रण लिए हैं सही लिए हैं, इसलिए सही तरीके से ये टेक्निकल ऑपरेशन चला, एंटी नक्सल ऑपरेशंस। ओके। और ये सर इलाके की बात कर रहा था मैं आपसे, हाँ, तो वो अलग अलग राज्य जुड़ते हैं इसलिए ज़्यादा टफ है। बिल्कुल। अब हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन बिल्कुल था नहीं। आप देखिए तेलंगाना बॉर्डर, आंध्र बॉर्डर टू उड़ीसा, उड़ीसा बॉर्डर टू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बॉर्डर टू तेलंगाना, ये जितना बॉर्डर बेल्ट था उस बॉर्डर बेल्ट में ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होता था, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। इसलिए उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट कर जाते थे। तो वो ऑपरेट करते थे छत्तीसगढ़ में और जंगल से भाग के वो चले गए मालकानगिरी चले गए, उड़ीसा चले गए। तो पहले वाला मैं बताया था ना, वो मालकानगिरी चले गए थे, तो तुलसी डगरी होकर के चले गए थे। अब जो है माडवी हिड़मा आंध्र को उसने क्रॉस नहीं कर सका छत्तीसगढ़ से।
क्योंकि उधर जैसे से भी वहां से भी आया और यहाँ से भी आया, इन्फॉर्मेशन पता लग गया क्या उसके पीछे बिल्कुल पड़े हुए थे कंप्लीट इन्फॉर्मर्स, जो जितने इन्फॉर्मर थे उन्होंने पिन पॉइंट फील्ड इन्फॉर्मेशन दे दिए कि ये अभी अब छत्तीसगढ़ छोड़ के जाने वाला है। तो पूरे ग्रुप के साथ जा रहा था, कंप्लीट ग्रुप वाइप आउट हो गया। तो ये जो चीज़ है इंटर स्टेट बॉर्डर, एक तो मैक जो है वो बहुत काम पे आया, और दूसरा जो है ये जो ड्रोन्स में, बॉर्डर एरिया को ड्रोन्स में निगरानी अभी किया जाता है, और कोई भी मूवमेंट होता है उसके पीछे जो है ड्रोन्स लग जाता है बॉर्डर एरिया में, वो बहुत कारगर साबित हुआ। उसके बाद जो है हमारा पर्टिकुलर डॉग स्क्वाड, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा, बेशक हमको सैल्यूट देना चाहिए इन डॉग्स को। ये डॉग स्क्वाड जो है, कैनिन स्क्वाड जो है, ये जो स्टेट के जितने हैं ये बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किया गया, ये बहुत हेल्प किए नक्सलाइट्स का मूवमेंट, और उनके एरिया जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं इनको पता लग गया, उनके पीछे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके चले गए। इनके माध्यम में भी बहुत सक्सेस हुआ है हमारा ऑपरेशन। क्रेडिट गोज टू दोट केनल एंड आवर डॉग्स, आवर वॉच डॉग्स, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नक्सलाइट्स के चैप्टर की हम बात कर रहे थे, आपने हिडमा के बारे में बताया और तमाम सरेंडर्स के बारे में बताया। थोड़ा सा हम आपके कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं कि जिस टाइम पे आप रहे, तो वहाँ आपने जो पहले से ही ऑपरेशन टैक्टिक्स थे वही इस्तेमाल किया आपने, या आपने उसको बदलने की कोशिश की? आप देखिए, आपने कोशिश की कि कैजुअलिटी कम कर लिया जाए? बिल्कुल, पहले का आप देखिए कैजुअलिटी, आप एक ही ऑपरेशन देख लीजिए जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान जो है शहीद हो गए थे। तो हमारा कैजुअलिटी बहुत हुआ है, मोर देन 1000 शहीद हुए हैं। और नक्सलाइट्स ऑपरेशन में काफ़ी जवान जो शहीद हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो था टेक्निकलिटी इतना नहीं था, और दूसरा है ज़मीन के बारे में जानकारी भी हमारा इतना नहीं था, और सन ऑफ द सॉइल भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे हमारे ट्रूप्स में, वहाँ पर जो ऑपरेट करते हैं। लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट में हमारा इतना नहीं था, जैसे कि बुलेट प्रूफ, वही नॉर्मल बुलेट प्रूफ जो पुराना ज़माने का वही चलता रहता था, वही एक आप हमारा वेपन लेके 7.62 राइफल लेकर के ऑपरेशन करना, और वहाँ पर जानकारी हमारा जितना भी एक दो जो भी इन्फॉर्मर होते थे उनको नक्सलाइट्स ने गोली मार देते थे। वहाँ पर नो फील्ड इंटेलिजेंस, और दूसरा है ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं होता था। बटालियन जाते थे, उसके बाद 2 साल रहने के बाद वो वापस आ जाते थे, और दूसरा जंगल के अंदर कोई जाना नहीं चाहते थे। दूसरा था हमारा मोबाइल टावर नहीं था, कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, और हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन भी है वो आजकल जो है, जब भी ऑपरेशन होता है हमारा कम्युनिकेशन जो है ड्रोन से कम्युनिकेशन होता है टू ग्राउंड फोर्सेस, टू ऑपरेशनल कमांडर विद दैट ऑफ द फील्ड कमांडर, सबके साथ कम्युनिकेशन ड्रोन से होता है। ये सब हमारे पास नहीं था, तो इसके वजह से हमारा कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होता था। हम चले जाते थे अंदर में, और आने के टाइम पर हम डेफिनेटली जब 2 दिन का ऑपरेशन में हमने जंगल के अंदर गए, मैं यही बताया आपको ना, जो दंडकारण्य के अंदर गया है वो जानता है दंडकारण्य क्या होता है। आप दंडकारण्य को ये मत समझिए, दिल्ली से और बड़ा एरिया है जो कि पूरा जंगल पहाड़ी के अंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा तो वो खत्म कहाँ होगा। जिन्होंने डिस्कवरी में अमेज़न के घने जंगल देखे यही है अमेज़न का जंगल जो है यही दंडकारण्य है। तो उसके बारे में किताब बहुत लिखा गया है, दंडकारण्य के बारे में किताब बहुत कम लिखा गया है। तो ये प्रॉब्लम है। दर्शकों के समझ के लिए बता दूं कि थोड़ा बहुत उस इलाके को देखा समझा है मैंने, तो दंडकारण्य में ऐसे भी जगह है जहां सूरज की किरण भी नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं पड़ता है, बात सही है। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं पड़ रही है, ऐसा हो सकता है कि 20-20 दिन बाद सूरज की किरण नहीं पड़े, और वहाँ जो उस इलाके में जब नक्सली ऑपरेट करते हैं तो वो पूरा जो उनका सिस्टम है वो पेड़ वाला सिस्टम होता है कि पेड़ पे बिठा के रखते हैं गोरिल्लाज अपने, बिल्कुल, और वो पूरे साउंड सिस्टम पर काम करते हैं ताकि कोई नीचे से फोर्स अगर मूव करे तो इनको पता नहीं लगेगा। तो वो अपने उस तरीके से वो पूरा जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, ट्राइबल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो सिग्नल्स देने के लिए। तो दंडकारण्य काफी टफ जोन रहा है। बिल्कुल, वो आगे चल के जब उनका इन्फॉर्मर्स जो होते थे बहुत आगे पेड़ के ऊपर रहते थे, वहाँ से इशारा देते थे, वहाँ से जो है पक्षियों का आवाज़ करते थे कि अच्छा कोई आ रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस उनको बहुत पहले, हमसे पहले उनको इंटेलिजेंस मिल जाता था। हमारा कोई फौज का टीम वहाँ पर जाते हैं,
उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। और दूसरा, उनके पास जो थे वो उस एरिया का कोई रिटायर्ड हो जाते थे फौज से, कोई आता है उनको वो ले लेते थे। आईडी बनाने का ट्रेनिंग जो होता है, और आईडी कैसे बनाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा, कैसे डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, और उसको किस टाइप का स्विच लगाना पड़ेगा, इसके बारे में वो महारत ही हासिल कर चुके थे। यही तो प्रॉब्लम है। और जब उनको कुछ नहीं आता था तो वो प्रेशर कुकर बम बनाना जानते थे। वो तो सबसे अच्छा है प्रेशर कुकर बम। प्रेशर कुकर बम, और उसमें प्रेशर स्विच होता था, प्रेशर स्विच जो हमारा देखिए रोड के नीचे लगा दिया जंगल और- में ट्रैक ही होता है, आप उस ट्रैक में जाओगे ही जाओगे, हाँ। बस उस ट्रैक के ऊपर जो है प्रेशर कुकर रख दिया, प्रेशर स्विच लगा, आपने पाँव दिए, उड़ गए आपने। बिल्कुल। यही प्रॉब्लम है। और सर हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो तमाम हथियारों की और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ पर मैं आपसे टिप्पणी जरूर चाहूँगा कि तमाम ऑपरेशंस की अभी ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट, उसको लेकर उसमें क्या कमी रह गई थी? क्योंकि कमिटमेंट तो उस वक्त ऐसा लगा था कि इस बार सब वाइप आउट हो जाएगा, लेकिन वो एक वक्त के बाद वो रुक गया, सब चीज़ें हो गई। तो क्या कमी रह गई थी उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन ग्रीन हंट में? ऑपरेशन ग्रीन हंट बहुत अच्छा चला था, जब शुरू हुआ था ये बहुत अच्छा चला था। लेकिन फिलहाल मैं कोई पॉलिटिकल बात बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जो है प्रॉपर कमांड, बिल्कुल क्लियर, प्रॉपर कमांड और कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा। प्रॉपर कमांड कंट्रोल नहीं रहा, और उसमें जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया गया, और ट्रूप्स को ऑपरेशन करने के लिए जो है उनको पूरा ढील देना, उसको पूरा छूट देना, ये भी नहीं था। एंड प्रॉपर कमांडर्स भी वहाँ नहीं मिले। ये प्रॉब्लम था। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो था वो फेल हो गया। टाइम के बाद वो फेल हो गया फिर। किसी टाइम के बाद, क्योंकि उसमें जो है देखिए, कोई अभी जो है ऑपरेशन चल रहा है, इट्स नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, एवरी पुलिस, एवरी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व, पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है। वहाँ इट वाज ए फ्रैक्चर्ड इंटेलिजेंस, जो कि पिन पॉइंट वहाँ पर ऑपरेशन, जो एक्चुअल फील्ड में जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, उनको अगर पिन पॉइंट आपने इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। और दूसरा, कोई ऑपरेशन होता है उसमें रिजर्व होना चाहिए, और उसमें विड्रॉल के लिए और उनको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए भी आपको प्लान करके रखना पड़ेगा। देन उसमें जो था, जो वेपन्स था, वेपन्स जो है आपको लेटेस्ट वेपन भी देना पड़ेगा। उस बहुत कुछ उसमें शामिल था, जिसके लिए आप ग्रीन हंट फेल हो गया। ओके सर, आखिर में एक सवाल है मेरा आपके लिए कि अलग अलग मोर्चों पर आपने अपनी तैनाती रखी, जीवन में आपने देश को सेवाएं दी, जम्मू कश्मीर में दी आपने अपनी सेवाएं, आपने नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में दी हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश बॉर्डर पर काम किया आपने, नक्सल बेल्ट में काम किया, अलग अलग काम किया, प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की आपने। एक तो मुझे ये आपसे जानना है कि सबसे मज़ेदार मोर्चा क्या रहा आपके जीवन में काम करने का? दूसरा ये, आज के वक्त में इंडिया को अपनी सिक्योरिटी लाइन अपार्ट फ्रॉम आर्मी, क्योंकि वहाँ तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम आर्मी इंटरनल सिक्योरिटीज़ में भी बहुत लैप्सेस हमें दिखते हैं, तो उसके लिए कुछ गुड एडवाइसेस आपकी तरफ से? बिल्कुल। अब मैं तो बताऊँ, मेरा जो सबसे अच्छा था, मैं बताया आपको, मेरा बेस्ट ऑपरेशन था अब किलिंग ऑफ अबू गाजी एंड अप्रीहेंशन ऑफ मसीफ। और एक और बड़ी चीज़ जिसमें मैं अपने आप को बताऊँ, एक तो फेंसिंग ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर, इसको मैं कोई क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ मैंने अपने देश के लिए किया है। लेकिन अभी जो है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, अभी जो सिक्योरिटी सिनारियो है, अभी वार, अब ये तो कोल्ड वार 3 अभी चल रहा है, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। होल मिडिल ईस्ट, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए, ये बंद होने के बाद पूरे इसका असर कंप्लीट वर्ल्ड का हर एक कंट्री के ऊपर आ चुका है, और इंडिया के ऊपर भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आ चुका है। तो हमको इसमें देखना पड़ेगा सिक्योरिटी सिनारियो जो है हमारा कंट्री का, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल तो है मैं बता, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी आपको बिल्कुल उसको गौर करना चाहिए कि इसमें जो है हमारे देश के अंदर भी गद्दार बहुत है। सिर्फ आप नक्सलाइट्स के ऊपर मत जाइए,
हमारे आप देख लीजिए, आपने नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, आपको अभी अभी देखना चाहिए हमारा जो है तामू में, हमारा म्यांमार साइड को जो है, आप अभी वाई मणिपुर वाज बर्निंग, इवन टुडे ऑल्सो मणिपुर इज बर्निंग। क्यों हो रहा है? वेपन्स म्यांमार से कैसे, अगर मणिपुर के थ्रू में आता था चोड़ाचांदपुर से, अभी वो मिजोरम के थ्रू में आता है। वहाँ पर जो है इंटरफेरेंस यूएसए था, वहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ चाइना का था, वहाँ पर जो इंटरफेरेंस जो है वहाँ पर म्यांमार का था। तो हमको वो देखना पड़ेगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बांग्लादेश का, म्यांमार का, चाइना का, यूएसए का कैसे इंटरफेरेंस होता है, फंड्स कैसे आता है, वेपन्स कैसे आता है, और वहाँ पर कैसे लोगों को उन्होंने या टीम को वो कैसे उसको हमारा देश के खिलाफ वो वायलेंस सृष्टि करने के लिए वहाँ पर कोशिश किया जाता है। मैं इसके ऊपर ना कुकी को मैं ब्लेम करना चाहता हूँ, ना माइती को ब्लेम करना चाहता हूँ, ना पोंगाल को ब्लेम करना चाहता हूँ, बट इट इज़ हाई टाइम कि मणिपुर, हमारा जो मणिपुर म्यांमार बॉर्डर है उसको हम फेंसिंग करना बहुत अनिवार्य है, और हमको कोई ना कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को बीओपी कंसेप्ट में म्यांमार बॉर्डर में डिप्लॉय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बताऊंगा, हमारा जो पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर से हमको म्यांमार बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में आप ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल का। इंटरनल आप देखेंगे हमारा काफ़ी अल्फा हो गया, पीएलए हो गया, प्रीपाक हो गया, यूएनएलएफ हो गया, बहुत पार्टी, और इवन साउथ आप देख लीजिए, यू गो टू केरला, आप देखेंगे वहाँ पर जो आईएसआईएस लिंक हमारा केरला में भी है, और वहाँ से जो है लोग जाते हैं इराक और सीरिया को जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर पकड़े भी गए हैं। तो इसलिए कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप ये मत देखिए कि हमारा जो है दिल्ली के आसपास जो है एनसीआर में कोई ना कोई ये ग्रुप बैठे हैं। नो, ये जो है हमारा जो साइड में जो केरला देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल देख लीजिए, जो जमातीस जो है ज़्यादा, जमातुल मुजाहिद ऑफ बांग्लादेश जो जेएमबी है, न्यू जमात जो है, ये ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, और पर्टिकुलरली बॉर्डर बेल्ट में मिलेंगे। आप नॉर्थ 24 परगना, हमको बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा। ये इंटरनल सिक्योरिटी का काम है, जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, जो हमारे आईबी है और स्टेट का सीआईडी और सीबीआई है, इनको इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर, और हमारा जो है असम बांग्लादेश बॉर्डर भी, उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख लीजिए हमारा, यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, मेघालय को जाए, अभी मेघालय जो है वहाँ पर जो सेक्शन 144 लगाया गया है, मेघालय ऑल्सो समटाइम्स इट इज़ बर्निंग। आप KLNL पहले देख लीजिए, आसाम में गुवाहाटी से जब आप जाएंगे ऊपर को, तब जो KLNF वहाँ पर भी काफ़ी सक्रिय था। तो अंदर जो पार्टी है उसके ऊपर भी हमको नज़र रखना पड़ेगा। अब जो कन्फ्लिक्ट होता है हमारा, असम मेघालय कन्फ्लिक्ट, असम बंगाल कन्फ्लिक्ट, आप देख लीजिए नागालैंड असम कॉन्फ्लिक्ट, ये जितना होता है उसमें क्या होता है, बॉर्डर का जो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, नागा ग्रुप हो या आपका माइती ग्रुप हो, माइती में भी ग्रुप है, या कुकी ग्रुप हो, ये सब जो है उसके ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा। इसमें बहुत वायलेंस क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी है, और उसके लिए ड्रग्स आता है, उसके लिए फंड्स आता है। ड्रग्स हमारा एरिया में भी ड्रग्स वहाँ पर जो है खेती किया जाता है, बहुत कल्टीवेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। मैं इसके लिए एक्स चीफ मिनिस्टर को भी मैं सैल्यूट देता हूँ, उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रॉय किए थे। तो हमको ये सब चीज़ मेरे इंटरनल जो हो रहा है इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। एंड देन कोस्टल एरिया, आप कोस्टल एरिया को भी बाद नहीं दे सकते हैं। अब जो है मसेब कहाँ से आया था, ये जो मुंबई में जो हुआ था, कसब का एंट्री कहाँ से हुआ था। हमको पर्टिकुलरली गुजरात बॉर्डर और पर्टिकुलरली हमारे साउथ का जो कोस्टल बॉर्डर, इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। और आप देखिए हमारा जो वहाँ पर जो है द्वारका एरिया, बेट द्वारका से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड शिप्स जो मच्छी मारने के लिए अंदर जाते हैं,
सोमनाथ से बेट द्वारका से पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक है। आप देख लीजिए, मैप देखेंगे एकदम नज़दीक है। तो ये कंटैक्ट में रहते हैं। हमको ये पूरी के पूरे सीप और बोट के ऊपर हमको नज़र रखना पड़ेगा। आज आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छोटे छोटे बोट जो है, उनमें से उन्होंने समुद्र के नीचे जो है उन्होंने माइनिंग कर लिए। तो आप मत सोचिए कि बड़ा बड़ा शिप में काम होता है, ये सब छोटे शिप में काम होता है। कसब आया कैसे? कोई बड़ा शिप में थोड़ी आया था, कसब तो छोटा सा नौका में आया था वो। तो इसलिए इसके ऊपर नज़र रखना कोस्टल एरिया में बहुत बड़ी चीज़ है। कोस्टल पुलिस स्टेशन और पर्टिकुलर कोस्ट गार्ड्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इनके ऊपर भी ये भी बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए हमारे एरिया में। और हमारा जो है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस, दैट इज रॉ, दैट्स आईबी, एंड स्टेट का इंटेलिजेंस, ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस इनको लेना चाहिए कि क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ये जो है आप देखिए अभी डॉक्टर शाहीन पकड़े गए थे, आप वो केस का मैं एक छोटा चीज़ भी बता। डॉक्टर शाहीन गोल्ड मेडलिस्ट, मेडिकल में वो शी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, बट शी हैड कनेक्शन टू पाकिस्तान एंड शी वाज द लेडी ग्रुप कमांडर हियर, वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। तो इसलिए आप अभी से एजुकेटेड लोग भी वहाँ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। वी हैव टू वेरी कॉशस कि ये सब कहाँ पर हो रहा है और इनका हाथ कहाँ पर है और ये सब कैसे उनको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और कहाँ पर ये रिक्रूटमेंट। अल-फलाला यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए जी, बिल्कुल। तो ये कोई बॉर्डर में तो नहीं हो रहा है, ये तो दिल्ली को लगा हुआ ये सब चीज़ हो रहा है। ऐसा यूनिवर्सिटी बहुत और भी है जहाँ पर ये चीज़ हो रहा होगा। वी हैव टू पेनिट्रेट इनटू दैट एंड फाइंड इट आउट व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल नज़र रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस से इंटरनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है हमारे देश को संभालने के लिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। सर तो सर आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, आपने जो काम किया देश के लिए, उसके एक्सपीरियंस से आपने जो कुछ हमें बताया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत जो है आपकी पसंद आई होगी और आपने कीमती अपना वक्त दिया सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा रहा आपसे बात करके, और जो मेरे पास था मैं जो कुछ किया हूँ, जो कुछ देखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताया, और मैं बहुत आभारी हूँ आज आपने मेरे को बुलाए। और मैं यही और एक बार वंदे मातरम करके मैं विदाई देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद सर।